Welcome back, class 9th. Today, this is the third part of our history, chapter 3, Nazism and rise of Hitler. Today, we are going to discuss political radicalism and economic crisis. Radicalism means radical changes which came in the political atmosphere of Germany, and which type of economic crisis came means कि बहुत ज़्यादा economically Germany की हालत खराब हो गई थी. So we will be discussing this thing. The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartakist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. The time when Weimar Republic came into existence, at the same moment, Germany also had a revolution. ठीक है, जर्मनी में भी उसी तरह का रिवोल्यूशन हुआ जैसा कि बोल्शेविक्स का रिवोल्यूशन हुआ था रशिया में. ओके, अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. हु वर बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स. देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल. सो बोल्शेविक्स वर इन minority and Mensheviks were in majority, and Lenin was the leader of Bolshevik group. तो जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन उस समय हुआ था रूस में और जर्मनी में भी इधर उसी तरह से एक एसोसिएशन जो बना, एक लीग बनी, मींस एक ग्रुप ऑफ पीपल कुछ जो अलग हो गए और अपने जो रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज थे, रिवोल्यूशनरी प्लान्स थे, उनको वो कैरी आउट वो करने लगे. तो जर्मनी में जो वो पीपल का ग्रुप था उसका नाम था स्पार्टकिस्ट लीग. Soviets of workers and sailors were established in many cities. The political atmosphere in Berlin was charged with demands for Soviet style governance. अब जो रशिया में भी जो सोवियत स्टाइल गवर्नेंस जो फॉर्म हुई थी, तो यहाँ जर्मनी में भी सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की जो डिमांड थी वो राइज हुई. Those opposed to this, such as socialists, Democrats and Catholics, met in Weimar to give shape to the democratic republic. Now the people, those who were opposing this Soviet style governance, अब उसको कौन oppose कर रहे थे? Socialist, Democrats and Catholics. So all three groups met in Weimar to give shape to the democratic republic. ठीक है, वो सोवियत स्टाइल रिपब्लिक नहीं चाहते थे, वो डेमोक्रेटिक स्टाइल रिपब्लिक चाहते थे. The Weimar Republic crushed the uprising with the help of a war veterans organization called Free Corps. अब यहाँ पे जो ये जो तीनों जो इनका ग्रुप था, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स का, तो इन्होंने क्या किया, जो ये सोवियत स्टाइल गवर्नेंस की जो डिमांड कर रहे थे लोग, उनका जो अपराइजिंग हो रहा था, मींस उनका जो भी छोटा मोटा जो एक रिवॉल्ट हम कह सकते हैं, तो जो रिवॉल्ट हो रहा था, जो स्टार्ट हो रहा था, उसको उन्होंने क्रश कर दिया विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स. वॉर वेटरन्स मींस एक वॉर का जो ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था फ्री कॉर्प्स. The anguished Spartakist later founded the Communist Party of Germany. और इधर जो स्पार्टकिस्ट लीग का जो इन्होंने जो अपराइजिंग जो रिवॉल्ट क्रश कर दिया था, तो वो भी इधर बहुत गुस्से में थे, वो बहुत डिससेटिस्फाइड थे, और उन्होंने बाद में जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने फॉर्म की. Communist and socialist henceforth became irreconcilable enemies. Means कट्टर दुश्मन हो गए. कौन कौन? कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आपस में वो कट्टर जो है वो दुश्मन हो गए. एंड could not make कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर. और बाद में जब हिटलर को जो अपोज करते टाइम वो दोनों एक साथ आ ही नहीं सके. यू कैन इमेजिन दैट सिचुएशन, और यू कैन कंपेयर दैट सिचुएशन विद some political parties of our country, as like Congress and BJP both are like irreconcilable enemies. Okay, we can say. So in the same way, in Germany also, at that time, communist and socialist became irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists carved for radical solution. अब जो सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथलिक्स ने जो अपनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो बनाया था, जो उन्होंने अपने रेडिकल जो चेंजेस जो जर्मनी में लाए थे, तो उससे क्या हुआ, उससे जर्मनी के पीपल हैप्पी नहीं थे, और वो मतलब अल्टीमेटली उनके लिए वो आवाज उठाने लगे. एक तरह से कार्व्ड फॉर मीन्स वो आवाज उठाने लगे. कौन कौन? रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट. ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप को अलग अलग नाम दिया हुआ है. यू ओनली जस्ट इमेजिन दैट इट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल
some were revolutionaries and some were militant nationalist, जो राष्ट्रभक्त थे बहुत ज्यादा, ठीक है. Then political radicalization was only heightened by the economic crisis of 1923. अब जो पीपल अनहैप्पी थे और जो आवाज उठा रहे थे, बट वो उतनी ज्यादा वो उस समय तक वो नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में जब वो कब हाइटेंड हुई, मीन्स कब वो बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट हुए पीपल, बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923. क्योंकि जो गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक, जो रिपब्लिक जो गवर्नमेंट वर्क कर रही थी, वो उस क्राइसिस का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकी. जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिप्रेशंस इन गोल्ड. तो जर्मनी ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब फाइट किया था, तो वो भी लोन लेके किया था. एंड उसके बाद में जब उसको उस पर जब फाइन इम्पोज किया गया, तो वो उसको गोल्ड में ही उसको देना पड़ा. ओके, तो एक तो उसे लोन चुकाना था, और बाद में जो गोल्ड में उसने जो फाइन का जो रीपेमेंट किया था, तो उससे क्या हुआ, उससे उसके जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्केर्स. जब रिसोर्सेज और भी ज्यादा स्केर्स थे, तो उनके गोल्ड जो रिजर्व्स थे गवर्नमेंट के पास, वो पूरी तरह से वो डिप्लीट हो गए. In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area, Ruhr, to claim their coal. ठीक है. अब उनके पास में लोन और उनके पास में फाइन देने के लिए जब और मनी या और गोल्ड बचा ही नहीं, तो उन्होंने 23 में उन्होंने लोन देने से मना कर दिया, लोन को रीपे करने से मना कर दिया. तो फिर फ्रेंच ने क्या किया, फ्रांसीसियों ने उनका जो इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया का नाम था, दे ऑक्यूपाइड to claim their coal, that this coal is theirs and they have the right on that coal. Then Germany retaliated with passive resistance and printed paper currency recklessly. Retaliated means revenge. So Germany took revenge with the passive resistance. Actively उसने कोई oppose नहीं किया, लेकिन उसने उससे revenge लेने के लिए क्या किया, अपनी कंट्री में जो पेपर करेंसी थी, जो नोट थे, वो recklessly प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया. मीन्स अंधाधुंध जो है पेपर करेंसी उसने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया. Then with too much printed money in circulation, the value of German mark fell. ठीक है, जब क्या होता है इकोनॉमी में भी जो पेपर करेंसी है बहुत ज्यादा अगर सर्कुलेशन में आ जाती है, तो करेंसी की वैल्यू जो है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में वो कम होती जाती है. तो ऐसा ही हुआ जर्मनी की मार्क के साथ भी. ओके, इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स. ठीक है, पहले जो अप्रैल में एक मार्क की वैल्यू थी 24,000, एक यूएस डॉलर की वैल्यू थी 24,000 मार्क. पर जुलाई में क्या हो गई, एक डॉलर की वैल्यू हो गई 53,000 मार्क्स. ठीक है, और अगस्त में क्या हो गई 46,21,000 मार्क, एक डॉलर की वैल्यू है ये. ठीक है, एंड एट 9,88,60,000 मार्क बाय दिसंबर. थिंक अप्रैल से जो चला 24,000, ओके, 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 24,000 मार्क से होता 9,88,00,000 मीन्स ऑलमोस्ट 10 करोड़ मार्क बाय दिसंबर. मीन्स द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस. सो एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड, प्राइसेस ऑफ गुड्स soared. मीन्स जो गुड्स की प्राइसेस थी वो आसमान छूने लगी. द इमेज ऑफ जर्मनी कैरिंग cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely published, evoking worldwide sympathy. और इस तरह की इमेजेस वहाँ बनने लग गई, जिसमें जो जर्मन जो भी सिविलियंस थे वो ब्रेड जब बाय करने के लिए जाते थे, तो वो उसके लिए भी एक कार्टलोड्स मीन्स एक बैलगाड़ी वो पूरी जब भर के और वो नोट लेकर जाते थे, तो उन्हें एक ब्रेड का पैकेट मिलता था. तो इस तरह की पिक्चर्स जो है वाइडली पब्लिश्ड हुई और इससे वर्ल्ड वाइड सिंपैथी जर्मनी को मिली. दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई. इस जो सिचुएशन को, इस क्राइसिस को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, जब जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं.
Okay, eventually the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dave's Plan. तो जर्मनी में इस तरह के जो क्राइसिस है उसको दूर करने के लिए अमेरिका ने इंटरवीन किया, मींस उसने बीच में थोड़ा सा अपना रोल प्ले किया और उसने एक डेव्स प्लान जो बनाया उसमें क्या किया, जो रिपेरेशन जो टर्म्स थी, जो उनपे जो फाइन इम्पोज किया था उसकी जो टर्म्स थी उसको थोड़ा सा इजी बनाया गया, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल बर्डन जो है जर्मनी का थोड़ा कम हो सके। Now let us discuss the years of depression. Depression जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और अमेरिका में जो जर्मनी में जो डिप्रेशन आया था, जो मंदी आई थी, वो किस तरह से वो टाइम वो स्पेंड हुआ, ओके, एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑन the whole world. The years between 24 and 28 saw some stability. इस पीरियड में कुछ स्टेबिलिटी रही, yet this was built on sand. But ये जो स्टेबिलिटी थी वो ऐसी थी कि वो मानो जैसे सैंड पे बनी हुई हो, बहुत जल्दी जो स्टेबिलिटी खत्म हो जाने वाली हो। जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम यूएसए। अब ये जो जर्मनी में जो थोड़ा सा जो फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए अमेरिका ने जो इंटरवीन किया था, तो उस वजह से इंडस्ट्रियल रिकवरी हो रही थी, बट ये शॉर्ट टर्म लोन्स पे डिपेंडेंट थी टोटली, ठीक है। और ये जो सपोर्ट था, दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। लेकिन 1929 में क्या हुआ, अमेरिका में खुद में वहाँ की खुद की जो स्टॉक एक्सचेंज था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, तो वो बहुत ज़्यादा वो क्रैश हो गया। मीन उसमें भी जो इंडेक्स था वो काफ़ी ज़्यादा वो नीचे आ गया। तो उससे जो ये सपोर्ट मिल रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट, शॉर्ट टर्म जो लोन मिल रहा था, वो उसको भी यूएस ने बंद कर दिया। Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. और प्राइसेस और ज़्यादा डाउन होने वाली है, इस तरह के थिंकिंग से जो पीपल थे वो उन्होंने अपने शेयर्स रातों रात वो सेल करना स्टार्ट कर दिए। एंड ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड। ओके, सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डिप्रेशन आया, मंदी आई एक तरह से, जैसा कि अभी हो रहा था कोविड के टाइम पे, जब सारी पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो पूरी वो डाउनफॉल आ गया था, ठीक है, डिप्रेशन आ गया था, बिकॉज ऑल ओवर लॉकडाउन वाज देयर। ओके, so this economic depression also came in 1929. Over the next 3 years, between 29 and 32, the national income of the USA fell by half. नेशनल इनकम जो इकोनॉमिक्स में निकालते हैं, तो वो नेशनल इनकम कंट्री की जो है वो हाफ, वो पूरी हाफ रह गई। फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विथड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। स्पेकुलेटर्स कहते हैं जो सट्टा लगाता है, हिंदी में कहते हैं ना सटोरिया है, मीन्स जैसे जो स्पेकुलेशन करता है प्राइस, शेयर की प्राइसेस में। तो उन्होंने भी अपनी जो मनी थी जो शेयर मार्केट में लगाया हुआ था इन्वेस्टमेंट, वो सारा का सारा निकाल लिया। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। By 1932, industrial production was reduced to 40% of 1929 level. Workers lost their jobs or were paid reduced wages. The number of unemployed touched an unprecedented 6 million. जो अनएम्प्लॉयड पीपल थे, ठीक है, उनकी जो नंबर था वो 6 मिलियन तक पहुंच गया, ठीक है। 60 lakhs people were unemployed. On the streets of Germany, you could see men with placards around their necks saying, willing to do any work. Here you can see in the picture also, here in figure 5, you can see homeless men queuing up for a night's shelter because situations were so bad in Germany. And here in figure 6, sleeping on the line. See, people were sleeping in the line only during the German depression. The unemployed could not hope for either wage or shelter
ठीक है, इवन उनको शेल्टर भी नहीं मिलती थी, कहीं रहने की जगह तक नहीं मिलती थी. ऑन विंटर नाइट्स व्हेन दे वांटेड अ शेल्टर ओवर देयर हेड दे हैड टू पे टू स्लीप लाइक दिस. इस तरह से सोने के लिए भी उनको पे करना होता था. सोचो सिचुएशंस कितनी वर्स्ट थी. ओके, और जो अनएम्प्लॉयड जो पीपल थे वो वहाँ पे स्ट्रीट, जर्मनी की स्ट्रीट में वो अपने नेक के अराउंड वो इस तरह से वो प्लेकार्ड्स लगा लेते थे, मतलब इस तरह से बोर्ड वो टांग लेते थे, उस पर लिखा होता था विलिंग टू डू एनी वर्क. वो कोई भी काम करने को तैयार है. मीन्स अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्लेड कार्ड्स और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स or desperately queued up at the local employment exchange. As jobs disappeared, the youth took to criminal activities and total despair became commonplace. Means total disappointment was there in the Germany, and youth got involved in criminal activities because they had no food to eat, they had no job. Okay. The economic crisis created deep anxieties and fears in people. The middle classes, especially salaried employees and pensioners, saw their savings diminish when the currency lost its value. जो savings थी वो उनकी value बहुत ज़्यादा कम हो गई क्योंकि currency की value कम हो गई. ठीक है. Small businessmen, the self-employed and retailers suffered as their businesses got ruined. वो सबसे ज्यादा सफर हुए बिकॉज उनके बिकॉज सी व्हेनेवर इकोनॉमिक क्राइसिस लाइक सिचुएशंस कम्स देन हाई सोसाइटी और higher class doesn't get impacted, but middle class basically and the lower class, they get badly affected. And in Germany also small businessmen got ruined their businesses. These sections of society were filled with the fear of proletarianization, means to become impoverished to the level of working class. Impoverished means reduced to poverty. यानी कि गरीब होते होते एक ऐसी उसकी इकोनॉमिक लेवल आ जाता है कि वो जैसे वो मिडिल क्लास से वो गरीब होता गया और फिर वो वर्किंग क्लास तक पहुंच गया, मजदूर के लेवल पर वो आ गया. ओके, तो इसको कहते हैं प्रोलेटेरियानाइजेशन. An anxiety of being reduced to the ranks of the working class, or worse still, the unemployed. Only organized workers could manage to keep their heads above water, but unemployment weakened their bargaining power. तो एक तरफ तो जो वर्कर्स थे उनको ये डर था कि ऐसा ही रहा तो वो सारे के सारे मजदूर बनकर रह जाएंगे, उनके पास कोई भी वर्क नहीं होगा, कि वो टोटली अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. एंड दूसरी तरफ जो कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे उनको भी कहीं ना कहीं वीक कर रही थी. उनके जो बार्गेनिंग पावर थी कि उनको और ज़्यादा सैलरी या उनको वेजेस मिल सकती थी, बट वो उससे उनकी वो बार्गेनिंग पावर वो वीक होती जा रही थी. बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस. Large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agricultural prices, and women unable to fill their children's stomach were filled with a sense of deep despair. और बिकॉज जो बच्चों का पेट तक नहीं भर पा रही थी तो वो डिस्पेयर मीन सारे के हर और डिसअपॉइंटमेंट था. पॉलिटिकली टू वाइमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल. अब पॉलिटिकली भी जो वाइमर रिपब्लिक था वो फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, एक नाजुक दौर से वो गुजर रहा था. द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स. अब वहाँ पे जो नया जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कुछ ऐसी कमियां थी, ऐसे डिफेक्ट थे विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. तो इससे क्या हो गया, वो जो रिपब्लिक था, वो जो कंट्री था वो अनस्टेबल था, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, वो इनस्टेबल था. और वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप, और कभी भी वो तानाशाही वो डिक्टेटरशिप वहाँ पे आ सकती थी. वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. और इनमें से जो एक जो डिफेक्ट था कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, कि जैसे सोसाइटी के हर एक सेक्शन से रिप्रेजेंटेशन वो इक्वल नहीं था, वो प्रोपोर्शनेट नहीं था. दिस मेड अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क. तो इससे कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क हो गया. लीडिंग टू अ रूल बाय कोलिशन.
जैसे इंडिया में भी अभी 2 बार से ऐसा हो रहा है कि एक मीन्स इसी बार वैसे जो पार्लियामेंट इलेक्शन में हुआ है कि एक सिंगल पार्टी को पूरा सपोर्ट मिला है, पूरा उनके फेवर में गया है। अदरवाइज किसी भी एक पार्टी को पूरा वहाँ पे पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा था और एक पार्टी को क्लियर कट विनिंग नहीं हो रही थी, है ना, एक ही पार्टी नहीं जीत रही थी। तो इस तरह से वो एक पार्टी जब गवर्नमेंट बनाती थी तो फिर वो बहुत सारी पार्टीज का सपोर्ट लेती थी। ओके, मिली जुली वो बहुत सारी पार्टियों को मिला के और फिर वो गवर्नमेंट बनती थी। ठीक है, तो वहां भी ऐसा ही हुआ दैट इट लीड टू अ रूल बाय कोलिशन। Another defect was Article 48, which gave the president the powers to impose emergency. अब एक और जो आर्टिकल था उससे प्रेसिडेंट को जो पावर मिली कि इमरजेंसी इम्पोज करने की। तो इससे क्या हुआ, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। तो इस आर्टिकल 48 से क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को इमरजेंसी इम्पोज करने की राइट मिल गया और जो सिविल राइट्स थे, ठीक है, जो कॉमन जो पीपल थे उनके जो राइट्स थे वो सस्पेंड करने का उसको राइट मिल गया। और दूसरी चीज कि रूल बाय डिक्री कि मतलब केवल एक ऑर्डर से ही, जैसे सपोज कोई कानून बना हुआ नहीं है, कोई एक्ट बना हुआ नहीं है, बट केवल और केवल प्रेसिडेंट के किसी ऑर्डर से ही मतलब वो रूल चलाया जा सकता था। ठीक है, तो मीन्स वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया एक तरह से president. So within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days. तो इससे 20 cabinets मतलब जो छोटा सा टाइम पीरियड था वहाँ का वाइमर रिपब्लिक का, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चला, बट उसमें भी 20 कैबिनेट्स वहाँ पे उन्होंने रूल किया। और जो ऑन एन एवरेज हर एक कैबिनेट ने ऑन एन एवरेज 239 डेज से ज़्यादा रूल नहीं किया। ओके, एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और आर्टिकल 48 का बहुत बड़े तौर पे इस्तेमाल हुआ। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो लोगों को जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। So for today we end our discussion here only, and we will discuss Hitler's rise to power in our next video. Till then, goodbye, take care. You can let me know your any of your doubt or any query through your comments. Thank you. God bless you.